प्रधानाचार्य आर.पी. रस्तोगी इंटरमीडिएट कॉलेज, गांधीनगर, मलाखरा, प्रयागराज, आपके बीच भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूँ। और ये विषय है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। कहा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत के संविधान का दर्पण है, आईना है, जिसको देख करके हम भारतीय संविधान के बारे में बता सकते हैं कि इसका स्वरूप कैसा है और भारत के संविधान में किन मूल्यों को स्थान दिया गया है। संविधान के माध्यम से भारत को कैसा बनाने का प्रयास किया गया है। इन सारी बातों की चर्चा भारत के संविधान की प्रस्तावना में दी गई है। अगर भारतीय संविधान में दी गई व्यवस्था की बात की जाए तो कह सकते हैं कि हम भारत के लोग, बी द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। अगर संविधान में दिए गए इन मूल्यों की हम चर्चा करें, बात करें, तो हम देखते हैं, हमें पता चलता है कि भारत के संविधान को कैसा स्वरूप देने का प्रयास हमारे देश के संविधानविदों ने किया है। कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कैसा बनाने जा रहे हैं, इतना शक्तिशाली कि उसकी शक्ति के आगे दुनिया घुटने टेके, लेकिन वह किसी के आगे न झुके न डिगे। हम ऐसा भारत बनाने जा रहे हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सारी शक्तियों से लैस। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ ही होता है कि वह इतना शक्तिशाली है कि उसके ऊपर उसको नियंत्रित करने वाली कोई शक्ति नहीं है। उसकी शक्ति का लोहा सभी मानते हैं। ये अर्थ है प्रभुत्व संपन्न का। अगला शब्द है समाजवादी। समाजवादी शब्द का अर्थ व्यापक है और इस शब्द का जो अर्थ निकालने की कोशिश की गई, उसमें कहा गया कि हमारे देश में
उत्पादन और वितरण की जो व्यवस्था होगी, उस व्यवस्था पर राज्य का स्वामित्व और नियंत्रण होगा। संपत्ति के अधिकार को इस रूप में खुली छूट नहीं दी जाएगी कि समाज में गरीब और अमीर के बीच एक बड़ी खाई पैदा हो। इसलिए इस मूल्य को संविधान में स्थान दिया गया। अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष। हमारे संविधान में जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो शब्द था सेकुलरिज्म, जिस शब्द का अर्थ है पंथ निरपेक्ष। प्रायः हम समझ लेते हैं, बात करते हैं, सेकुलरिज्म का अर्थ निकालते हैं तो ये कह देते हैं कि ये धर्मनिरपेक्ष शब्द है। जहां तक मेरी समझ है, जहां तक मैं समझता हूं कि ये शब्द धर्मनिरपेक्ष नहीं है, ये शब्द है पंथ निरपेक्ष। क्यों? वो इसलिए कि हमारा देश विविध संस्कृतियों का संगम है, या यूं कहें कि हमारे देश की संस्कृति इंद्रधनुषी संस्कृति, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, बौद्ध, जैन जैसे अनेक संप्रदायों के लोग, मतों की मानने वाले लोग, विचारधाराओं के अनुयायी रहते हैं। रिलीजन का अर्थ धर्म नहीं होता। रिलीजन का अर्थ होता है मत, विचार, पंथ या फिर संप्रदाय। क्योंकि धर्म इससे बिल्कुल अलग है। कोई व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, कोई संस्था धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकती, कोई व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकती। और शायद यही वजह है कि अगर इतिहास के पन्नों को हम पलटें तो वहां हम पाते हैं कि जब राजतंत्र हुआ करता था तो राजा का एक धर्म निर्धारित किया गया, नृपस्य परमो धर्मः प्रजानां परिपालनम्, यानी राजा का परम धर्म है प्रजा का पालन पोषण। धर्मनिरपेक्ष कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। पंथ निरपेक्ष तो हो सकती है, धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकती। और शायद यही वजह है कि आज ये राज्य पुलिस स्टेट नहीं है, वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा रही है। राज्य का यह धर्म है कि वह अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए वो सारा कुछ करे, वो सारे प्रबंध करे। इसलिए मेरे विचार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, बौद्ध, जैन विचारधाराएं हैं जिसके कुछ अनुयायी हैं। क्योंकि धर्म मनुष्य मनुष्य में भेद पैदा नहीं करता। मानो मात्र एक समान एक पिता की सब संतान।
इस बात को दोहराया जाता है, इस बात को दोहराया जाता है कि हम सभी एक ही पूर्वज की संतान हैं। तो भेद कैसा? इसलिए विचारधाराएं हैं जिनके कुछ अनुयायी हैं। अगर हम कम शब्दों में आपको धर्म को परिभाषित करने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं, और पहले कहा भी गया है, बहुत बार इन बातों को दोहराया भी जाता है धर्म को समझने के लिए, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। 2 कदम और आगे बढ़िए, कर्म ही धर्म है। 4 कदम और बढ़ाइए, कर्म ही ईश्वर है। कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है, कर्म ही ईश्वर है। जो जिम्मेदारी आपको दी गई, या अगर आपने कोई जिम्मेदारी ओढ़ ली और उस कार्य, उस उत्तरदायित्व, उस जिम्मेदारी का आप निष्ठापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि आप धर्म का पालन कर रहे हैं। एक माता पिता अगर अपनी संतानों का पालन पोषण बेहतर तरीके से कर रहा है तो वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। एक विद्यार्थी अध्ययन अध्यापन की विधा से जुड़ा हुआ है, अपने धर्म का पालन कर रहा है। एक शिक्षक अगर पठन पाठन में अभिरुचि रखते हुए विद्यार्थियों के कल्याण के लिए तत्पर है तो वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। चिकित्सक रोगी को चंगा कर रहा है, ठीक कर रहा है, अपने धर्म का पालन कर रहा है। यह है धर्म और पंथ में अंतर। यह मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं किया जाता, सब एक समान है, एक जैसे हैं। अगला शब्द है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हमारे इस देश के संविधान की प्रस्तावना में ये दोनों शब्द अहम और महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र और गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का तात्पर्य है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता का शासन हो और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन करें। गणराज्य की व्यवस्था में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं। वंशावली की वंश परंपरा के आधार पर इसमें शासन सत्ता पर बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्राविधान नहीं है। ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है लेकिन गणतंत्र नहीं है। वह लोकतंत्रात्मक गणराज्य नहीं है। लेकिन हमारे देश में जो व्यवस्था अपनाई गई है, जो एडाप्ट की गई है, वो लोकतंत्रात्मक गणराज्य की व्यवस्था है। यानी हमारा लोकतंत्र पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के शब्दों में हम कह सकते हैं कि जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन तो है ही है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से इस देश में शासन सत्ता का संचालन होता है। ये इसकी खूबसूरती। एक आम आदमी भी सत्ता के शिखर पर पहुंच सकता है। एक सामान्य परिवार में पैदा हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन इस देश के राष्ट्रपति बने। एक सामान्य परिवार में पैदा हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस देश के राष्ट्रपति बने। ये हमारे लोकतंत्रात्मक गणराज्य की खूबसूरती है। अगला शब्द है सामाजिक न्याय। अभी चर्चा करते हुए ये बात सामने आई
कि मानव मात्र एक समान, एक पिता की सब संतान। हम सभी एक ही पूर्वज के संतान हैं। फिर भेद कैसा? अगर कोई ऐसी व्यवस्था किसी समाज में स्थापित की जाती है जिस व्यवस्था के तहत, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे वो कोई राजनीतिक व्यवस्था हो, कि मनुष्य और मनुष्य में भेद पैदा किया, छोटे बड़े का, अमीर गरीब का, जाति धर्म के स्थान नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर, लिंग यानी पुरुष स्त्री के नाम पर, तो ये न्याय नहीं होता। इसलिए एक सामाजिक न्याय की स्थापना की बात भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में की गई। और जब मौलिक अधिकारों की चर्चा की जाती है तो उसमें आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता का अंत करता है, छुआछूत का अंत करता है, छुआछूत के अंत की बात करता है, वो सामाजिक न्याय की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, अगली बातें कही गई। आर्थिक रूप से समानता की स्थापना की बात भारत के संविधान की प्रस्तावना में की गई कि समाज में 19 से 21 का अंतर हो, 1929 का 1999 का अंतर न हो, ऐसी असमानता समाज में न हो। इसलिए पहले ही कह दिया गया समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण, समाज का नियंत्रण स्थापित होगा, सार्वजनिक नियंत्रण होगा। राजनीतिक न्याय की बात की गई। चूंकि हमारे देश में लोकतंत्र है, गांव के मुखिया से लेकर के देश के प्रधानमंत्री तक, देश के राष्ट्रपति तक हर कोई चुनकर आता है। देश की जनता उन्हें चुनती है। इसलिए दो जो महत्वपूर्ण अधिकार है, राजनीतिक अधिकार, मत देने का अधिकार, वोटिंग का अधिकार, और किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के पद पर निर्वाचित होने का अधिकार, ये दो महत्वपूर्ण अधिकार हमारे देश के नागरिकों को मिले हुए हैं। और ये सबको मिले, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा आदि के आधार पर कोई भेदभाव इसमें नहीं किया गया है। एक सामान्य योग्यता निर्धारित की गई है। अगर वो योग्यता किसी व्यक्ति के अंदर है तो वह देश के किसी भी गांव का प्रधान बन सकता है, गांव के किसी वार्ड का मेंबर चुना जा सकता है, बीडीसी मेंबर चुना जा सकता है, ब्लॉक प्रमुख चुना जा सकता है, जिला पंचायत का सदस्य चुना जा सकता है, जिला पंचायत का अध्यक्ष चुना जा सकता है, नगर निगम का मेयर चुना जा सकता है, किसी विधानसभा में विधानसभा का सदस्य यानी एमएलए बन सकता है, एमपी बन सकता है, मिनिस्टर बन सकता है, देश का राष्ट्रपति बन सकता है। राजनीतिक न्याय की व्यवस्था के अंतर्गत ये प्रावधान किए गए। विचार और अभिव्यक्ति किया जाती है, अगली बात कही गई। जब हमारा देश गुलाम था तो हम जो चाहे वो नहीं बोल सकते थे, और चूंकि देश के अधिकांश क्रांतिकारी और महापुरुष उस सिनेरियो को, उस दृश्य को देख चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने संविधान में इस बात को स्थान दिया कि लोगों को, हमारे देश के नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलनी चाहिए, बोलने की आज़ादी मिलनी चाहिए।
और इसको कई प्लेटफॉर्म पे दिया गया। इस अधिकार को आप अपनी बात मंच लगा करके कह सकते हैं, आंदोलन करके कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से कह सकते हैं। विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत आप अपनी बात को अखबार के माध्यम से कह सकते हैं, किताबें निकाल करके, किताबें लिख करके कह सकते हैं। ये बहुत सारे माध्यम हैं जिस माध्यम से आप अपने विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी का उपयोग कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हमारे देश में चूंकि सेकुलरिज्म की व्यवस्था की गई, तो उसमें यह कहा गया जो एक परिपाटी बनाई गई, जो एक प्रचलन का शब्द है धर्म, वास्तव में धर्म नहीं है, इसको मैंने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया है, लेकिन प्रचलन में जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है धर्म, यानी धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की आज़ादी सबको दी गई। सभी अपने धर्म के अनुसार, यानी अपने मत के अनुसार, अपने संप्रदाय के अनुसार यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, हजान इत्यादि कर सकते हैं। सभी को अपने धर्म यानी अपने मत का, अपने संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने की आज़ादी, छूट दी गई है। कोई किसी के दूसरे के मत संप्रदाय में कोई अवरोध पैदा नहीं करेगा। अगर ऐसा करेगा तो राज्य बीच में खड़ा होगा, नहीं तो वह किसी को कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा। सब अपने अनुसार अपने मत का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसके अनुसार यज्ञ अनुष्ठान कर सकते हैं और जो धार्मिक मामले हैं उनका प्रबंध कर सकते हैं। इसके अलावा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है हमारे देश के संविधान में। सबको समान अवसर देने की बात की गई। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई किसी भी पद पर पहुंच सकता है। अगर आपके पास योग्यता है, आपके पास क्षमता और सामर्थ्य है, तो आप आईएएस बन सकते हैं, आप मिलिट्री में कर्नल हो सकते हैं, आप एयरफोर्स में पायलट हो सकते हैं, आप इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप इस देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं। अवसर की समानता सबको प्रदान की गई, मर्यादा के साथ व्यक्ति की गरिमा को प्रमुखता दी गई। इंसान महत्वपूर्ण है हमारे लिए, संविधान ऐसा कह रहा है। जब लोग अच्छे होंगे तो देश अच्छा बनेगा, लोगों की सोच अच्छी होगी तो एक अच्छे भारत की भविष्य का निर्माण होगा। राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए एक ऐसी बंधुता की बात की गई, एक ऐसे भाईचारे की बात की गई जिसमें हम गर्व से यह कह सकें कि हम एक ऐसे देश के निवासी हैं जो देश दुनिया में अपनी यश वैभव के कारण विख्यात है। उसकी अपनी सांस्कृतिक विरासत है जिस पर वो गर्व करता है, और हम सब के लिए, भारत के सारे नागरिकों के लिए हमारे देश की एकता और अखंडता महत्वपूर्ण है। तो ये व्यवस्था भी बनाई गई कि एक ऐसी भाईचारे की स्थापना हो, बंधुत्व की एक ऐसी व्यवस्था कायम की जाए जिसके तहत पूरा देश एक प्लेटफॉर्म पे रहे। तो ये कुछ मौलिक बातें इसमें बताई गई हैं। जो जीवन मूल्य इसमें, जिन जीवन मूल्यों को इसमें स्थान दिया गया वो महत्वपूर्ण है। और ये सारी बातें जानने के बाद ये पता चल जाता है
कि हमारे देश के संविधान में प्रस्तावना का क्या स्थान है। धन्यवाद।